जीत का जश्न, पूजा, पटाखे और ये विक्ट्री साइन। 4 की इस चौसर पर आखिरकार 3 पर बाजी भारतीय जनता पार्टी ने मार दी। जीत की खुशी ऐसी कि प्रत्याशी झूमते नजर आए। कार्यकर्ता हो या बीजेपी नेता या फिर सूबे के मुखिया शिवराज, इसे पीएम मोदी के विकास और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का परिणाम बता रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर राजनीति की दिशा बदली है, विकास की ओर पूरे देश को, और भारत का मान और सम्मान देश के अंदर जो बढ़ा है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि गरीब कल्याण की योजनाओं में गरीबों के जीवन बदलने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कर रही है, इसका परिणाम है कि जनता का अपार जन समर्थन आज भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई देता है। परिणाम ये सिद्ध करते हैं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी में जनता का विश्वास है। मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, हम लोगों ने उसको भी जनता का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त है और हम सबके आभारी हैं। कल तक कमलनाथ जी कह रहे थे कि वो 4 सीटों जीत रहे हैं और आज उनके स्वर बदल गए। मैं तो उनसे यही आग्रह करूंगा कि सच्चाई स्वीकार करें। इस जीत ने जहां भाजपा को एक बार फिर उत्साह से भर दिया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के सामने आत्मचिंतन मंथन का सवाल छोड़ दिया। शासन की और सरकार की जीत हुई है और बाकी उसके साथ ही हम लोग और बैठकर इसकी समीक्षा करेंगे कि कहां हम लोग चूक गए, कहां कमी रह गई। हालांकि कांग्रेस ने एक बार फिर ईवीएम को कटघरे में खड़ा किया। खंडवा में मैं ईवीएम का इसलिए कह रहा हूं कि हमने कंप्लेंट की हुई है वहाँ पे जिस तरह से कंप्यूटर से इंटरनेट से जुड़ा हुआ था पूरा सिस्टम, तो उसकी कंप्लेंट की है हमने, उसकी समीक्षा करेंगे। मतलब ईवीएम पर विश्वास नहीं है? कभी नहीं रहा। ये विकास की जीत है, सत्ता और संगठन के समन्वय पर जनता के विश्वास की जीत। ईवीएम में गड़बड़ी का लगाएंगे, आज से बाहुबल का पैसे के उपयोग दुरुपयोग का आरोप लगाएंगे। अब उनके पास यही बचा है, बाकी के आने वाले सालों में यही करेंगे। कहा जो भी जाए, लेकिन संगठन और सत्ता का तालमेल बीजेपी में साफ नजर आता है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को छोटे चुनाव से बड़ा संदेश। देखना होगा कि दमोह से उत्साह में आई कांग्रेस इन परिणामों से क्या सबक 2023 के लिए ले पाती है, और आने वाले लोकसभा और विधानसभा के लिए कांग्रेस बीजेपी अब क्या रणनीति बुनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं IND एजेंडा। मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। बीजेपी की हैप्पी दिवाली। जी हां, आज उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, जिनमें कांग्रेस को 1 सीट से संतोष करना पड़ा है। तो बीजेपी ने 3 सीटों पर बाजी मारी है। बीजेपी पर आज धनतेरस के दिन वोटों की वर्षा हुई है। तो आज बीजेपी का जो मुख्य एजेंडा रहा है, विकास यानी कि विजेता बना है, ऐसा कहा जा रहा है। जनता का जनादेश आज सबके सामने आ चुका है। 3 सीटों पर बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई है, जीत दर्ज कर ली है। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट से संतोष जाहिर करना पड़ा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि कहां पर किससे क्या कमी रह गई, क्योंकि रैगाव सीट भी रही है, जहां पर एक सालों से माना जाता था बीजेपी का गढ़, लेकिन वहां कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। तो देखने वाली बात यहां कि कहां पर किससे चूक हुई है और किसने कहां पर कितना दम लगाया है। इन तमाम बातों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले एक नजर हम डाल लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। तो क्या छोटे चुनाव में छिपा है बड़ा संदेश? क्या रहा जनता के चुनाव का आधार? क्या विकास के आगे बौने साबित हुए बाकी मुद्दे? क्यों फिर कांग्रेस ने छेड़ा ईवीएम का राग? तो ये कुछ आज एजेंडा पॉइंट्स रहेंगे, इन पर हमारा खास फोकस रहेगा चर्चा करने के लिए। आइए अब आपको सीधे हम रूबरू करा देते हैं मेहमानों से। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रताप भानु शर्मा, पूर्व सांसद कांग्रेस से जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे साथ चिंतामणि मालविया, प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी से जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे साथ गौरव चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का
IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज सबसे पहले गौरव जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आज एक रिजल्ट सबके सामने आया है, कहीं कहीं परिवर्तन देखने को मिला है, लेकिन ये परिवर्तन भी ऐतिहासिक तरीके से देखने का मिला है। सर, क्या संदेश दे गया ये चुनाव, क्या कह सकते हैं हम इस चुनाव के संबंध में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर रणनीति के साथ इस चुनाव को लड़ा। कांग्रेस जो आम जनता के मुद्दे थे उन्हें जनता तक ले जाने में असफल साबित हुई, और रणनीति इसलिए कि जो जोबट में और पृथ्वीपुर में जो उन्होंने दूसरी पार्टी के प्रत्याशी शामिल कराकर के उन्हें चुनाव लड़ाया, तो उनके जो वोट थे वो प्लस संगठन का जो वोट था भारतीय जनता पार्टी का, वो एक समीकरण बनाकर वो चुनाव लड़ा गया, तो वो जीते। दूसरी चीज एक बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, तो वो चुनाव में आखिरी दम तक पूरी ताकत और शिद्दत के साथ लगी रही। शिवराज जी भी लगे रहे, भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी लगा रहा और कई सारे नेता भी लगे रहे, और उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया कि अंतिम समय में जो स्थानीय कार्यकर्ता था वो शिद्दत के साथ जुट गया। सारी गुटबाजी और सारी बातें भुलाकर किसी भी तरह इस चुनाव को जीतना है, और उसका परिणाम आज आपके सामने और हमारे सामने। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर सर आपने कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी में एकजुटता जरूर यहाँ पर नजर आई है, हालांकि आरोप भी कई लगते रहे हैं। बीजेपी के पास जाऊंगे, लेकिन उसके पहले हम कांग्रेस की एक प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से प्रताप भानु शर्मा, पूर्व सांसद, जुड़े हुए हैं। प्रताप भानु जी, कहाँ चूक रह गई? हालांकि एक बड़ा यहाँ पर इतिहास भी कांग्रेस ने आज दर्ज किया है। एक बड़े समय के बाद यहाँ पर कांग्रेस का सूखा खत्म भी हुआ है, एक सीट अपने नाम भी की है, लेकिन कुछ चूक भी हुई है। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हुई। कहीं ना कहीं कोई कमी तो रही, जिसकी वजह से ये जो सीटें जिन पे हम उम्मीद लगाए थे 2 सीटें और मिलना चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई। अब उनमें कसावट करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, विचार मंथन, जैसा आपने कहा कि विचार मंथन की जरूरत है, वो करा जाएगा। और हमेशा होता है, कोई जीत हार से हमें मौका मिलता है अपनी आत्मचिंतन करने का, समीक्षा करने का, और बड़े उलटफेर नतीजे आए हैं इस चुनाव में। जनादेश जो मिला है उसका हृदय से हम स्वागत करते हैं। क्या करेंगे? जनता का निर्णय लोकतंत्र में सर्वोपरि है, और जो जोबट में कांग्रेस के ट्रेडिशनल सीट थी वो भाजपा को चली गई, और जो आपके इधर के रेगांव की ट्रेडिशनल बीजेपी की सीट थी वो कांग्रेस को आ गई जी। इसका मतलब ये हुआ कि मुस्तैदी से चुनाव लड़ा जाए तो कोई भी सीट, कोई भी पार्टी जीत सकती है। जो कांग्रेस की सीट है वहां पर कहीं ना कोई कमी रह गई होगी, नहीं तो वो तो मिलनी थी जोबट कांग्रेस के लिए। और दूसरा, भाजपा के लिए सोचने की बात यह है कि खंडवा में 2.5 लाख 2,60,000 की जीत थी पिछले लोकसभा में, अब वो 70-80 हजार पे क्यों अटक गई? ठीक है, हमारे साथ चिंतामणि बालवीर जी भी जुड़े हुए हैं। चिंतामणि जी, पहले तो आपको दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। जिस तरीके से आज बीजेपी ने जीत दर्ज की है तमाम सीटों पर, लेकिन देखा जाए तो आज धनतेरस की शुभकामनाएं। जी जी, आपको भी बहुत बहुत धनतेरस की शुभकामनाएं। चिंतामणि जी, जीत तो दर्ज की है, लेकिन जो रेगांव सीट में हार का सामना करना पड़ा, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं मंथन की बात है, क्योंकि कोशिश पूरी की, वहां पर लगातार बहुत सारी जनसभाएं भी की थी, रैलियां भी की, तमाम दिग्गज नेता वहां पर डटे रहे, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के खाते में गई सीट। देखिए, रेगांव में यदि हम नहीं जीत पाए हैं तो हम जनादेश का स्वागत करते हैं, जनादेश का सम्मान करते हैं, और जहां भी कमियां रही है उसको आत्ममंथन करेंगे। जो कहां हम चूक गए हैं उन बिंदुओं को ढूंढेंगे और उस पर विचार करेंगे। निश्चित रूप से हमारी सीट है, अगली बार जीतेंगे। जहां तक लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई है, क्योंकि पृथ्वीपुर लगभग माना जाता था कि कांग्रेस की सीट है और कांग्रेस से निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने बहुत कुशलता के साथ बड़े मार्जिन से वो निकाली। उतना ही जहां तक जोबट का सवाल है, जोबट तो परंपरागत सीट है कांग्रेस की, और कांग्रेस जो है वो लगभग वहां 10 बार 11 बार जीती है। तो इतनी महत्वपूर्ण मजबूत सीट यदि हम जीते हैं तो निश्चित रूप से शिवराज सिंह जी का नेतृत्व और हमारे वीडी शर्मा जी का जो संगठन कौशल है उसके कारण हम जीत पाए हैं, और ये जो है जीत की श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी। पृथ्वीपुर में लगातार आप लोग आरोप लगाते रहे थे कि वंशवाद है वहां पर, तो एक बड़ा कारण इसे भी क्या मानते हैं? हाँ, ये तो खैर कारण है कि जनता
सामान्यतः वंशवाद को स्वीकार नहीं करती है जी। और इसीलिए कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। और क्योंकि कांग्रेस के पास कैंडिडेट्स की भी कमी है, कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की भी कमी है, इसलिए उन्होंने परिवार में से सिंपैथी की नाव पर इस वैतरणी को पार करने का उपक्रम किया, लेकिन वो असफल रहे हैं। हाँ, गौरव सर आप पर बात करना चाहिए। जी जी, गौरव सर आपके पास आना चाहूंगी। इस चुनाव के बाद हम सर कह सकते हैं कि यहाँ पर सीएम शिवराज को एक मजबूती एक और प्रदान होगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लगातार वो रैली की, सभाएं की, सबसे ज्यादा जो रैली सभाएं थी वो भी उन्हीं के खाते में गई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के। हालांकि रैगांव में हार का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन बाकी जो 3 सीट बीजेपी के खाते में आई है तो सीएम शिवराज मजबूत होंगे उससे। नहीं, स्वाभाविक तौर पर जननेता के तौर पर जो शिवराज सिंह, वो इस चुनाव के हिसाब से अगर आकलन किया जाए तो वो बरकरार है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो भाजपा के अंदर आंतरिक कलह है, मुख्यमंत्री पद को लेकर के जो लड़ाइयां चलती रहती हैं, वो आने वाले समय में बड़े नेता उसे किस तरीके से लेते हैं और मध्य प्रदेश में उसका क्या प्रयोग करते हैं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज जी को चौथी बार इसलिए बनाया गया था कि जो 28 उपचुनाव थे वो जीतना थे और सबसे बड़े विनर चेहरे के तौर पर शिवराज जी जाने जाते, क्योंकि आम जनता के बीच में उनकी स्वीकार्यता थी। तो उस समय मुख्यमंत्री बनाए जाना एक कारण ये था। लेकिन आने वाले समय में शिवराज जी का कहाँ उपयोग और बेहतर कर सकती है पार्टी, हो सकता है वो कुछ आगे नए कदम उठाने की बात करें, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो आंतरिक कलह चल रहे हैं, लगभग आधा दर्जन के करीब मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। शिवराज जी के लिए ये प्रमुख कारण बनेगा कि वो अपनी उपलब्धि से गिना सकते हैं, लेकिन क्या पार्टी इन उपलब्धियों को स्वीकार करती है? कई बार आप उमा भारती का उदाहरण देख लें, उमा भारती को भी उन्होंने हटाया था। इसके पहले टर्म में जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी तो 3 मुख्यमंत्री हटाए गए थे। तो ये राजनीति में ऊपर किस तरीके से इसका आकलन किया जाएगा, ये वहां देखने वाली बात है। लेकिन वर्तमान स्थिति में शिवराज जी बहुत मजबूत नेता के तौर पर स्थापित हुए, इस बात से इनकार नहीं किया। बिल्कुल। प्रताप भानु जी, आपके पास आना चाहूंगी। एक तरफ तो यहाँ पर कांग्रेस की ओर से लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जनता का जनादेश है, इसलिए उसे सहज स्वीकार किया जा रहा है, लेकिन आपके पार्टी के ही एक पूर्व मंत्री हैं, साफ तौर पर एक बार फिर से उन्होंने ईवीएम का राग छेड़ा है। ईवीएम को इस बार फिर से उन्होंने निशाना बनाया है कि हार की एक बड़ी वजह ईवीएम को बताया है। पीसी शर्मा जी का बयान सामने आया था। देखिए, ईवीएम की वर्किंग पर संदेह तो हमेशा रहता है, और अपन जब देखते हैं कि वोटिंग के लिए लोग जा रहे हैं, ईवीएम की ट्रायल भी हो जाती है, टेस्टिंग भी हो जाती है, सीलिंग भी हो जाती है टेस्टिंग के दौरान। इसके बाद भी जब वोटिंग का समय आता है, वोट डालते समय उसमें डिफेक्ट आ जाते हैं, कई फॉल्ट्स आ जाते हैं, और कई तरह से वो मैनेज हो सकती है, ऐसी शंका कुशंका आए वैज्ञानिकों ने और विशेषज्ञों ने करी है। और जब हम ये देखते हैं कि जहां अच्छा परफॉर्मेंस हुआ कांग्रेस का, वहां भी बीजेपी को बहुत बढ़ के वोट मिल रहे हैं, तो शंका होना स्वाभाविक है। परंतु जिस तरह से बीजेपी ने उम्मीदवारों को चयन किया और सब दूर पूरी ताकत से चुनाव लड़ा, पूरी सरकार ने चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी तो गौण थी, पीछे की सीट पे बैठी हुई थी। सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में 4-4, 6-6 मंत्री लगे थे, विधायकों की ड्यूटी लगी थी। पिछले 1 महीने से सरकार जनता जनार्दन का कोई काम नहीं कर रही थी, चुनाव लड़ने के अलावा चुनाव मोड में थी, और सब मंत्रियों को चुनाव क्षेत्र में बिठा रखा था। झूठी घोषणाएं करना, शिलान्यास करना, 350-400 करोड़ की योजनाएं खंडवा में घोषणा कर दी, शिलान्यास कर दिया शिवराज सिंह जी ने। तो सत्तारूढ़ दल को उपचुनाव में फायदा मिलता है इस तरह के कार्यक्रमों से। जिसकी सरकार होती है वो जनता को प्रभावित करने की कोशिश करता है, और इन चुनावों में यही हुआ। नहीं तो हमें खंडवा जीतना था, हमारे लिए जोबट जीतना था, ये हारने वाली सीटें नहीं थी। प्रताप भानु जी, प्रत्याशियों को लेकर आप बात कर रहे हैं। शुरुआत में खंडवा में ही स्थिति देखने को मिली थी, कहीं ना कहीं वहां पर कुछ अनुन यादव जी को लेकर चर्चाएं हुई थी, लेकिन हालांकि उन्होंने खुद इनकार किया। लेकिन बाद में उन्होंने ये भी कहा था कि युवाओं को मौका दिया जाए, उस सीट से युवाओं को चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि ताकि वहां पर एक युवा वर्ग बड़ा साथ आएगा। नहीं, मैंने भी आपके इस चैनल पे बहस के दौरान कहा था कि अरुण यादव सबसे अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं खंडवा के लिए, क्योंकि वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा है, सांसद रहे हैं, मंत्री बने हैं वहां से,
और उनका पूरे क्षेत्र में व्यापक जनसंपर्क है। पर जब उनने मना कर दिया चुनाव लड़ने के, जो भी उनके निजी कारण रहे हो उसमें मैं नहीं जाना चाहता, तो राजनारायण सबसे उत्तम और सबको स्वीकार्य ऐसे प्रत्याशी थे जिन पर कांग्रेस पार्टी ने और एआईसीसी ने मोहर लगाई, और उस व्यक्ति ने चुनाव भी बहुत अच्छे तरीके से लड़ा। साफ सुथरी छवि वाला आदमी व्यक्ति उम्मीदवार था हमारा, और सबने काम किया हमारे उम्मीदवार के लिए। ठीक है, अब फिर भी यदि उतना हम कवर नहीं कर पाए 2.5 लाख के घाटे को, तो कम से कम उसको आधे से कम नीचे तो पहुंचा दिया, 1/4 पे तो कर दिया। तो ये अगले चुनाव में 2024 में हमेशा पूर्ति करेंगे और खंडवा जीतेंगे, उसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। ये चुनाव में हार जीत होती रहती है। आज सत्ता का दुरुपयोग करके, पैसों का दुरुपयोग करके, पूरे प्रशासकीय मशीनरी को लगाकर शिवराज सिंह अपनी जय जयकार करा सकते हैं, पर जनता के जो मुद्दे हैं वो ज्वलंत हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, आप बेरोजगारी भी बढ़ती हुई सुरसा की तरह है, नौजवान परेशान है, प्रदेश का किसान परेशान है, खाद मिल नहीं रहा। आप देखिए पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस कहां पहुंच रही है, दुगने तिगने भाव। इन पे कंट्रोल क्यों नहीं करते? आप पीठ थपथपा रहे हैं चुनाव जीतने की, हम कहते हैं आपको महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए, जनता को राहत देना चाहिए, उस काम को हाथ में लीजिए। आप तो चुनावी मोड में कब तक रहोगे? अब काम करो आम जनता का, नौजवानों को रोजगार दो, महंगाई पे कंट्रोल करो, और जो कोरोना का आप तीसरे लहर की जो संभावना है, कड़ाई से इसको कंट्रोल करो। वैक्सीनेशन पूरे प्रदेश में बहुत तेजी से करो। चिंतामणि जी को चिंता नहीं है, पर हमें चिंता है। ठीक है, चिंतामणि जी से ही जान लेते हैं। चिंतामणि जी, कितनी चिंता है आपको? मुझे लगता है कि प्रताप भानु जी को इस बार भाषण का अवसर कम मिला, और वैसे भी कांग्रेस जो है वो बड़ा बिखरा चुनाव लड़ी है। जिस राजनारायण जी की बात ये कर रहे हैं, राजनारायण जी को पिछले 20 साल में पता नहीं कौन से उसमें आपने भर दिया था, कहीं आपने दिखने नहीं दिया। 20 साल तक वो सार्वजनिक क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं दिए, और चूंकि कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं था और अरुण यादव जी ने मना कर दिया, इसलिए मजबूरी का कैंडिडेट आपने खड़ा कर दिया। और ठीक है कि जीत तो जीत होती है। जहां तक ईवीएम की बात है, प्रताप भानु जी मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका, और बड़े सीनियर लीडर है, लेकिन आप बताइए कि ईवीएम की बात कर रहे हैं और साथ में ये भी जोड़ रहे हैं कि वैज्ञानिकों ने किया। अरे प्रताप भानु साहब, दोनों आईआईएम के, आईआईटी के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, हर विभाग के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, इंजीनियरिंग के, अलग अलग मैकेनिज्म के, सब तरह के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की कमेटी बनती है, वो निरीक्षण करती है, और उस कमेटी ने कहा है कि नहीं ये सही है। एक भी आज तक सिद्ध नहीं कर पाया कि ईवीएम गलत हो। तो ईवीएम पर चूंकि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है, ईवीएम पर ये ठिकरा फोड़ते रहते। इनको अपना आत्मविश्लेषण करना चाहिए, इनको अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। क्यों हारे? आपकी 2-2 परंपरागत सीटें आप कैसे हार गए, इस पर बात करना चाहिए। क्यों आपके लोग आपकी पार्टी छोड़ करके भाग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, इस पर विचार करना चाहिए। अब बजाय इस सब विचार करने के आप सीधा जो है वो चादर तान लेते हैं कि भाई ईवीएम के कारण हार गए, तो इससे तो आपका ही नुकसान होगा प्रताप भानु जी। और संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न उठाना ये अच्छी बात नहीं है। आप अपनी लोकप्रियता बढ़ाइए। ठीक है, गौरव सर के पास आना चाहूंगी। गौरव आपके सुझाव पर अमल करेंगे जी। गौरव जी आपसे मेरा प्रश्न है, जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पर हालांकि सभी को पता था कि सत्ता परिवर्तन का ये चुनाव नहीं है, लेकिन आने वाले समय की स्थिति का भी कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता था। तो ये कह सकते हैं कि कमलनाथ जी के ऊपर ये हार का ठीकरा क्या फूट सकता है? हालांकि चेहरे की भी यहाँ पर कमी है, सबसे कम जो सभाएं हैं वो भी उनके खाते में आई थी। बूथ स्तर पर कोशिश की उन्होंने, मैनेजमेंट करने की कोशिश की, लेकिन हार हुई है, उनके गढ़ में भी हुई है। तो ठीकरा क्या उन पर फूट सकता है, ये कह सकते हैं? नहीं, स्वाभाविक तौर पर हार या जीत, जब जीत होती है तो उसकी उपलब्धि अपने खाते में गिनाई जाती है, और हार होती है तो उसके ठीकरा फोड़ा जाता है जी। अब ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर किस प्रकार इसकी समीक्षा करती है, इसका ठीकरा कैसे किसके माथे फोड़ती है। तो ये तो राजनीति में होता रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि जीतने का तात्पर्य यह नहीं है कि शिवराज जी की कुर्सी बरकरार रहेगी, बिल्कुल, और हारने का तात्पर्य यह नहीं है कि आपको हटा दिया जाएगा जी। पार्टी उसे किस तरीके से स्वीकार करती है और किस तरीके से निर्णय लेती,
उसमें सारी चीजें तय होती। जी प्रताप भानु जी, अभी आपने महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम चीजों को, मुद्दे को गिनवाया था कि इस पर बीजेपी का ध्यान नहीं है, लेकिन आप लोगों ने भी जमकर इस मुद्दे को भुनाया। यही चीज है आप जनता के बीच में इस चुनाव के दौरान लेकर भी गए थे। महंगाई को लेकर गए थे, महिला सुरक्षा लेकर गए थे, किसान लेकर गए थे और बेरोजगारी भी लेकर गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है। जनता को नहीं लगी महंगाई क्या? नहीं, जनता तो बुरी तरह से परेशान है महंगाई को लेकर। और ये हम मुख्य प्रतिपक्ष की पार्टी है, विरोधी दल है, हमारा कर्तव्य होता है कि जनता की जो परेशानी है, जो आवाज है, वो सरकार तक पहुंचाएं। उनके कानों में यदि सुनवाई नहीं दे रही है जनता की आवाज, तो हम पहुंचाएं और जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु सरकार जिस तरीके से लगी थी, पूरी सरकार ने विधानसभा क्षेत्रों को मंडलम से लेकर सेक्टर से लेकर पोलिंग बूथ तक मंत्रियों को भेज रखा था, ओबलाइज कर रहे थे, कहाँ हैंडपंप लगना है, कहाँ बिजली का खंभा लगना है, वोट दे देना, परंतु ये लोग अभी लगवा देते हैं। तो ये सब जो लालच देने का या भ्रष्ट आचरण का जो मुद्दा है, इन सब लोगों से मतदाता प्रभावित हो जाता है। और जैसा गौरव जी ने कहा कि भाई पूरी सरकार लगी हुई थी और पूरा ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाए, अरे जीत हार होती रहती है। कमलनाथ जी ने मेहनत करी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेता तो एक दिशा देता है, पर मेहनत तो कांग्रेस का कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही करता है। सरकार को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। पर मध्य प्रदेश के ये चारों उपचुनाव तो मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा लड़े गए जनता के सामने, इनका ध्यान कुछ नहीं था। खाद के लिए सिर्फ टॉवल, 1 महीने भर में हर जिले में किसान को खाद नहीं मिली बोने के लिए। गौरव जी भी इस बात को सुन रहे हैं, समझ रहे होंगे कितनी परेशानी में, कोई सुनने तैयार नहीं। पूरी सरकार चुनावी मोड में लगी हुई है। अरे जनहित से बढ़ के चुनाव थोड़ी हो गए जी। और अब आने वाले समय में, ठीक है आज हमें नहीं सफलता मिल पाई, हम अपनी कमियों की समीक्षा करेंगे, उसके विचार मंथन करेंगे, उन्हें ठीक करेंगे। और खासतौर से जो कांग्रेस की डोमिनेटेड सीट रही है, ट्रेडिशनल कांग्रेस सीट रही है, उन्हें वापस लाने की पूरी कोशिश होगी हमारी। चिंतामणि जी, आप पार्टी की ओर से भी किया जाएगा रैगाव के लिए मंथन? हाँ, निश्चित रूप से पार्टी यहाँ भी और जहां हम जीते हैं वहां भी यदि हमारा मार्जिन कम है या एक समीक्षा तो उसकी होगी ही, करेंगे भी। और प्रताप भानु जी, सरकार पर आरोप लगाना ठीक है, आप सरकार पर ही लगा सकते हैं, लेकिन संगठन नीचे तक लगा था। मैं खुद एक विधानसभा का प्रभारी था और विधानसभा में जिस तरह हमने संगठन को मोबिलाइज किया और नीचे तक के कार्यकर्ता को काम पर लगाया, उसी का परिणाम है कि एक बहुत अच्छी जीत हुई। केवल मंत्रियों के जाने आने से कोई चीजें प्रभावित नहीं होती है और न ही वो कोई जीत के लिए फिर शिवराज सिंह जी ने मंत्रियों की क्यों पाबंद किया? देखिए, मंत्री भी कार्यकर्ता है पार्टी का। नहीं प्रताप भानु साहब, मंत्री भी पार्टी का कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता की हैसियत से, कार्यकर्ता की दृष्टि से उसे लगाया है। वो कार्यकर्ता पहले, मंत्री बाद में है, तो उसने कार्यकर्ता के तौर पे ही काम किया और इसलिए वो तो पार्टी का अधिकार है कि आपने चिंतामणि जी, आपने ये तो स्वीकार कर ही लिया कि हाँ, मंत्रियों को कार्यकर्ता बनाकर हमने पोलिंग बूथ पे और चुनाव क्षेत्र में भेजा। यही तो हम कह रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है प्रताप भानु साहब की, क्योंकि अगर मंत्री भी अपने को कार्यकर्ता समझने लगेंगे, आपके यहाँ ये व्यवस्था नहीं है। और आपके यहाँ देखिए, आप बात करिए अपने कमलनाथ जी से, वही कांग्रेस के अध्यक्ष है, वही नेता प्रतिपक्ष है और वही जो है सारा मुख्यमंत्री के दावेदार भी वही है। और ये जो सेंट्रलाइज पॉलिटिक्स है, इसको थोड़ा आपके यहाँ के 3 लोग नहीं है जिनको अलग अलग दायित्व दिए जा सके। भाई हमारे यहाँ है, इसलिए हम काम बांटते हैं, हम काम देते हैं। अरे हमारी चिंतामणि जी, कांग्रेस की चिंता मत करिए, बिल्कुल विकेंद्रीकरण कर देंगे। कमलनाथ जी खुद जल्दी जिम्मेदारी दूसरों को देना चाहते हैं, कोई केंद्रीकरण नहीं है। पर परिस्थितियां ऐसी बनती गई और जो काम आपने तय किया, आपने जो भ्रष्ट आचरण से 20-22 लोगों को डिफेक्शन करवाया, जनता की चुनी हुई सरकार जिसको 5 साल के लिए मैंडेट मिला था, किसने गिराई? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। 5 साल काम तो करने से थे कमलनाथ जी को विश्वास दिया था प्रदेश की जनता ने, कांग्रेस को विश्वास दिया था। और आपने विधायकों को खरीद फरोख्त करके एक सौदेबाजी की सरकार बना दी और अब ताल ठोक के कह रहे हो कि कांग्रेस नहीं जीत पाई, कांग्रेस सबको हरा दिया। और वो सत्ता जो मिली है वो कांग्रेस के खिलाफ ही उपयोग हो रही है।
जनता के खिलाफ उपयोग कर रहे हो आप। ठीक है, एक अंतिम प्रतिक्रिया में गौरव जी की लेना चाहूंगी। गौरव जी, बहुत सारी बातें निकल कर आई, खरीद फरोख्त की राजनीति के पर भी सवाल उठाए गए, वंशवाद लेकर चले गए, आप कहीं शामिल नहीं थे खरीद फरोख्त में। जी, कई सारी चीजें हुई गौरव जी, लेकिन उसके बावजूद जनता का जो आदेश रहा, जो जनादेश रहा, वो हम सबके सामने है। तो कुल मिलाकर इस चुनाव से हम ये कह सकते हैं कि जनता अब साफ तौर पर कोई भी मुद्दे उस पर प्रभावित नहीं कर सकते। विकास जहां दिखेगा चुनेगी वहीं। विचारणीय बात है कि देश में महंगाई का मुद्दा बहुत प्रबल है, बेरोजगारी है, इसके अलावा स्थानीय स्तर पर भी जो खाद्य वगैरह की समस्याएं थी, उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जीत मिल रही है तो इसका तात्पर्य है कि वहां की आम जनता विकास को महत्व देती है और इस कारण से वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जीत मिली। बिल्कुल, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जनता का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सर, तो जनता का जनादेश सबके सामने आ चुका है। बीजेपी के हाथ 3 सीट लगी हैं, कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है, लेकिन इस चुनाव के बाद साफ तौर पर यही जाहिर होता है तो क्या बीजेपी ने 2023 के लिए ताल ठोक दी है या कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूती के साथ एक बार फिर से उभरेगी? ये सवाल यहां पर एक बार फिर से नजर आता है, क्योंकि जनता ने यहां पर विकास को चुना है। कहा जा रहा है विकास, दोनों ही पार्टियों की ओर से दावे किए जा रहे थे विकास के लिए, लेकिन साथ किसका जनता का मिला है ये आप सभी के सामने है। आने वाले समय में क्या और मंथन यहां पर देखने को मिलता है? क्या अपनी कमी कांग्रेस यहां पर सहज स्वीकार कर पाएगी, मंथन करेगी और इस कमी को दूर कर पाएगी? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तो यहां पर आज बीजेपी की हैप्पी दिवाली हुई है, इसलिए आई एंड एजेंडा में फिलहाल इतना ही। बने रहिए आई एंड 24 के साथ। नमस्कार।